बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुख्तलिफ दावों के साथ इस बार उसने मसलन संभाली थी, जिसमें मुख्तलिफ थे, जिसमें एहतसाब सबके लिए क्रॉस द बोर्ड होगा, एक ये वो वाला नारा था जिसकी बिना पर अवाम ने उन्हें वोट दिया था। साथ साथ सरमायाकारी का एक बहुत अहम इशू था, जिससे मुतल्लिक इमरान खान मुख्तलिफ जलसों और शहर शहर जलसों और 126 दिन धरनों में ये कहते रहे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलेंगे, बैरून मुमालिक से इन्वेस्टमेंट इधर आएगी। इवन यहां तक भी कहा गया था कि ममालिक से लोग रोजगार की तलाश में पाकिस्तान आएंगे। इसी तरह तालीम के हवाले से भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिस पर इस वक्त काम किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से आने वाले चंद दिनों में कौमी असम्बली के अंदर कोई बिल भी पेश कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम हो। सेहत के हवाले से भी कुछ काम हो रहा है। हमने इन्हीं दावों का फायदा उठाते हुए हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इस वक्त स्टूडियो के अंदर दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड हैं। बहुत भारी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। दीगर तारुफ उनका करवाता चलूं कि मारूफ सनतकार हैं, साथ साथ बैरून मुमालिक में भी कारोबार का उन्हें एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान आए हैं और आते साथ $1 अरब की इन्वेस्टमेंट भी वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए हैं। उनका प्रोफाइल क्या है, इससे मुतालिक उनकी प्लानिंग्स क्या है, ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमें वक्त दिया। सरदार साहब, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से वादे बहुत हैं, दावे बहुत हैं, अवाम की होप्स अभी तक डेवलप हैं। यही वजह है कि मरकज़ हो, पंजाब हो, KPKB हो, वहाँ हुकूमत बनाई हुई है तहरीक इंसाफ ने, और बलोचिस्तान में भी है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ दावे तो किए जाते रहे हैं, प्लानिंग भी दी जाती रही है। आपकी मौजूदगी और स्पेशली ऐसे आदमी की जो माजी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखता है इस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट की नब्स को भी जानता है, आप किस तरह कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मौका देने के लिए, बात करने के लिए। देखिए, जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा, माजी में हमारा चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत गहरा रहा है, तो हमने न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इन्वेस्टमेंट करवाई, जो आपने अभी मेंशन भी की, उसमें UK से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक आपको पता है एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के पास, जो UK के अंदर जो पाकिस्तानी है, जिनकी 40-50 साल मेहनत है, ख़ास सर्टेन लेवल के ऊपर पहुँच चुके हैं। और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर लोग हैं, अमेरिका के अंदर लोग हैं। तो हमारा माजी में उनके साथ, चूँकि हमारा खुद ताल्लुक़ ओवरसीज़ कम्युनिटी से है, तो लोगों का एतमाद भी है, और वो इसी वजह से हमारे कहने के ऊपर माजी में भी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जो हम अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, और उनका एतमाद था कि ये लोग हमारी कम्युनिटी से वहाँ गए हैं, तो ये जो काम करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये ऐसा है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। देखिए, जो दूसरी बात आपने कही कि जो PTI की गवर्नमेंट के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की गवर्नमेंट के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आपको गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देना होगा। उसमें यह है कि चूँकि चीज़ें ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती, तो जो हमें अभी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब के अंदर, तो हमारे मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि खुसूसी तौर पे बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, जो शायद इस रीजन के अंदर दूसरे लोगों के पास इतना कम है, लेकिन हमें सिर्फ उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है, आपके पास जो लेबर है वो बड़ी इकनॉमिकल है। आप बाहर अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप देखें, तो वहाँ पे आपको लेबर बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, चूँकि वो लेबर इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। जो ये बात है कि बाहर से लोग रोज़गार के लिए आएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाहर से लोग भी आएंगे और यहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं आपको 2004, 5 और 6 में अगर लेके जाऊँ, जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, तो हमने ये देखा कि बाहर मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप से यहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे थे, और जो 30-40 हज़ार रियाल या दिरहम UAE के अंदर कमाने वाले जो लोग थे, वो अपनी नौकरियाँ छोड़ के पाकिस्तान के अंदर आके जॉब कर रहे थे। फिर अनफॉर्चुनेटली बीच में हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर और हमारी सरदार साहब, यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेंड सेटर भी हैं। सेंटोरस जैसा शॉपिंग मॉल आपने दिया है, इससे पहले पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं था कि इस तरह का शॉपिंग मॉल हो, स्टेट ऑफ द आर्ट है। यानी आपने रिस्क लिया, रिस्क की खातिर, और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इसका नाम बना इसका, और शायद यही वो क्रेडिबिलिटीज़ हैं कि आप निगरान हुकूमत में वज़ीर भी रहे हैं। अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो वाली नहीं है। तकरीबन 80-85% हमने लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कर लिया है, 15 से 17% से मुतालिक कहा जाता है। लेकिन हम पाकिस्तान की सूरत हाल सरमायाकारी के लिए इतनी उम्दा हो चुकी है, इतनी कंफर्ट हो चुकी है, हम ये इमेज बैरूनी दुनिया में उस तरह डेवलप नहीं कर पाए जिस तरह डेवलप करना चाहिए था। वो डेवलप होगा तो बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। उस इमेज को डेवलप करने के लिए दुनिया में
आपने क्या काम करना है, आपकी हुकूमत ने क्या काम करना है कि दुनिया में लोग कहें कि हाँ ये पाकिस्तान वो जगह है जहाँ बिजनेस किया जा सकता है, कारोबार किया जा सकता है, ढेरों नेमतों से नवाजा है अल्लाह ने इस जगह को। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या होती है कि जो इन्वेस्टर होता है, इसकी मिसाल परिंदों की तरह दी जाती है कि जहाँ पे खुराक उसको नज़र आएगी, इन्वेस्टर जो होता है वहाँ पे जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें यह है कि इन्वेस्टर की आपकी दो कैटेगरीज है जिनकी मैं बात कर रहा था। एक हमारी वो अपनी कम्युनिटी है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनका ज़ाहिर लगाव है, उनकी रूट्स यहाँ पे हैं, तो उनको एक अट्रैक्शन होगी। लेकिन हमने उस आदमी को भी अट्रैक्ट करना है जो हमारा मतलब पाकिस्तानी तो नहीं है या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ में नहीं आता, लेकिन वो बाहर बिजनेसमैन है, उसको जहाँ पे अट्रैक्शन होगी वो आएगा। देखिए, वो जब आपके पास आएगा उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह के आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जॉब कभी भी हुकूमतें क्रिएट नहीं करती, जॉब हमेशा प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है। और ये प्राइवेट सेक्टर को ही हमने चैनलाइज करना होता है। वो पैसे अपने लगाएगा, आपके मुल्क में टैक्स भी देगा, आपके मुल्क में कंट्रीब्यूट भी करेगा, तो आपके यहाँ जो होती है वो मायशत, तो एक मतलब है कि आगे बढ़ती है। अब इसके लिए क्या है कि जब वो बाहर से आता है तो उसको यहाँ पे कुछ ऐसी हैडल्स फेस करनी पड़ती हैं कि हम उसको एक रोलिंग बॉल के तौर पे हम एक जगह एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगा जी, एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाता है। मैंने अभी ये कहा कि जी अब जो आएगा हम इंशाल्लाह पंजाब की हद तक मैं इसको मेक श्योर करूंगा कि मैं खुद रिसीव करूंगा इंशाल्लाह उनको एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन जब आप उनको अट्रैक्ट करेंगे, जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको वन विंडो ऑप्शन देंगे। देखिए, वन विंडो क्या होता है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, श्रीलंका जैसे ममालिक के अंदर ये मॉडल एप्लीकेबल है और वो ये कर रहे हैं कि उसको बिजली के कनेक्शन के लिए, गैस के कनेक्शन के लिए, पानी के कनेक्शन के लिए, ड्राइंग की अप्रूवल के लिए, अगर आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे भेजते रहेंगे और वो खुआर होता रहेगा, वन विंडो ऑपरेशन, बिल्कुल। तो जब ये होगा तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जितना पोटेंशियल है हमारे पास, देखें आपके पास पंजाब में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बहुत सारी बाहर से कंपनियां यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आना चाहती हैं। ऑटोमोबाइल्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, सीमेंट और टेक्सटाइल में बहुत सारे लोग दिलचस्पी रखते हैं। अब ये वो एरियाज़ हैं कि जिससे आपका मैकेनाइज सिस्टम भी होता है, आप आगे भी बढ़ते हैं और लोगों को जॉब भी मिलेगी। अब करना क्या है कि लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, उनको बताना है कि जी अब यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट आपने जो बात की थी, गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरी कमिटेड है और हम इंशाल्लाह इसको मेक श्योर करेंगे कि लोगों को नजर आए। सरदार साहब, आप चेयरमैन हैं पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड। अब आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से ब्रीफ किया, ट्रेड है, कारोबार है, अवाम का कॉन्फिडेंस शेगी है अभी तक, क्योंकि आते साथ महंगाई हुई, अद्वियात 15% बढ़ गई, ग्रॉसरी लेने जाएं तो उसमें 15 से 20% इजाफा हो गया, अवाम शेगी है। ये कैसे हो सकता है कि आपके घर के अफराद ही इतने मुतमईन और खुश ना हों और आप बाहर के अफराद को खुश करने चलें या बैरूनी इन्वेस्टर्स को वो चीज़ दिखाएं कि हाँ ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेड करें? अवाम का एतमाद कैसे बहाल करना है? देखिए, इसके अंदर ये होता है कि हमें एक जो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को देखना होगा कि बाहर बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी घर को अगर हम आसूदा हाल देखते हैं या खुशहाल देखते हैं या हमें ये लगता है कि ये घराना तरक्की करने वाला है, तो हम हो सकता है वहाँ पे अगर 4 भाई रहते हैं तो उनके दरमियान कोई ऐसी रिफ्ट डलवा लेंगे कि वो मतलब डिस्टेबलाइज हो जाए। हमारे यहाँ पे ये जो आवाम का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात की गई ना, देखें कुछ तो आर्टिफिशियल इंजेक्शन थी, जो कुछ मतलब पहले मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडे से आप चीज़ें चला रहे थे, तो जब आप रियलिटी की तरफ जाएंगे तो आपको वक्ती दबाव का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो दबाव आया है या जिसको ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया वो आर्टिफिशियल है और वो बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए था। आने वाले जो दिन है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे और लोगों को वो अब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, ओवरनाइट कोई भी कुछ नहीं कर सकता इतने बड़े मुल्क के अंदर जहाँ पे चीज़ें इतनी ख़राब हुई हुई हूँ। चूँकि मैंने इंटर्म गवर्नमेंट के अंदर भी 3 मिनिस्ट्रीज़ में काम करके देखा, तो हमें गवर्नमेंट के इंटरनल हालात का भी आइडिया है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आइंदा आने वाले आपको 3-4 महीनों में चीज़ें आपको ट्रैक के ऊपर नजर आएंगी। अभी रिसेंट देखें बजट के अंदर जो रिलीफ दिया गया है बिजनेस कम्युनिटी को, वो तो जुलाई में मिल रहा है ना। नहीं, वो देखे ना, उनको एक डायरेक्शन दे दी गई ना, क्योंकि आप जब भी बिजनेस करते हैं ना आप प्लान करते हैं हमेशा कि आइंदा आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है। किसी ने भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, कोई और उसने रिटेल का बिजनेस करना है, तो वो ज़रा पूरा प्लानिंग के साथ आएगा, अपनी फिजिबिलिटी के साथ आएगा। तो ये लोगों को एक डायरेक्शन दे दी गई कि जो ऊपर बैठे हुए हैं वो आपके लिए क्या सिंपैथी रखते हैं या आपको क्या डायरेक्शन देना है। वन विंडो ऑपरेशन वाला जो मामला है लोकेटिव, आपने कहा कि इन्वेस्टर आएगा तो उसको एयरपोर्ट तक भी लेने में खुद जाऊँगा। माजी में इस हद तक तो नहीं जाया गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ज़रूर सामने रखे गए, मुख्तलिफ लोकेटिव बिजनेसेस दिए गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, सरकारी इदारे, सिस्टम इस बुरी तरह आड़े आता है कि लोग थक जाते हैं।
यानी हमारा भी बैरून मुमालिक में जाना होता है तो लोग चाहते हैं आना, लेकिन सिस्टम इतना ज़्यादा तंग करता है उन्हें कि वो प्रॉब्लम्स उनको उन ममालिक में महसूस नहीं होती हैं जो इधर आके होती हैं। जो इन ममालिक में प्रॉब्लम्स हैं वो उन ममालिक में है ही नहीं। उन लोगों को आप ब्यूरोक्रेसी को किस तरह एतमाद में लेंगे? सरकारी इदारों को एकदम स्ट्रीमलाइन करना और आप कह रहे हैं 4 से 5 महीने में हम देखेंगे भी, आपने क्या प्लानिंग की हुई है? देखिए, इसमें यह है कि पंजाब के अंदर इस वक्त हमारे पास 10 से ज़्यादा सनती एरियाज़ मौजूद हैं जो माजी में हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार में बनते रहे। किसी को बने हुए 50 साल हो गए, किसी को 60 हो गए, किसी को 20 साल हो गए, ये बनते रहे। लेकिन जो आपके इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं और उसके अंदर आपको लोगों को टैक्स हॉलीडेज़ देते हैं या मुख्तलिफ अट्रैक्शन देते हैं या यूटिलिटीज़ के हवाले से देते हैं। आप ये देखें कि आज से 25-30 साल पहले दुनिया का बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर जो था वो थोड़ा रिलेक्टेंट था, फिर उसने मूव होना शुरू किया चाइना की तरफ, क्योंकि वो आगे अट्रैक्ट कर रहे थे लोगों को। आज ये हालत हो गई है कि दुनिया का हर बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। स्टैंडर्ड उन्होंने दिए हुए हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, एशियन स्टैंडर्ड हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान में भी हमारे पास ये सारे पोटेंशियल मौजूद है। जो हेडर्स आप कह रहे हैं ये 100% ठीक है कि बाज़ औक़ात हमारे किसी प्रोविंशियल ऑफिस में आप जाएँ तो वो कहते हैं जी ये फेडरल का सब्जेक्ट है, ठीक है, फेडरल वाला पेन लेने को तैयार नहीं होगा, या फेडरल वाले को कहेंगे तो वो कहेंगे कि जी ठीक है इसको ऐसे कर लेते। तो उनमें जो प्रोसीजरल डिलेज आती है उसकी वजह से मैंने जिस तरह इन्वेस्टर की बात की कि उसको अट्रैक्शन चाहिए, उसको फैसिलिटेशन चाहिए, अदरवाइज वो क्यों धक्के खाने को तैयार होगा। तो हमने ये कोशिश करनी है। आज भी मेरी ब्रीफिंग के अंदर महकमे के साथ जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट इस पाइपलाइन के अंदर मौजूद है, तो उसमें यह है कि जो बड़े मैन्युफैक्चरर है, मतलब ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक ग्रुप जो है $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 2-3 बड़े ग्रुप जो है सीमेंट के अंदर आना चाह रहे हैं, टेक्सटाइल के अंदर आना चाह रहे हैं, 1-2 बड़े ग्रुप हमारी ड्रिप इरिगेशन जो है इसके अंदर मैकेनाइज, जो कि अभी भी आप ये देखें कि हमारे मुल्क में $1.5 बिलियन की ईयरली सब्जियां हम और फ्रूट जो है इंपोर्ट करते हैं। हम एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद कि जबकि पंजाब को कहा जाता है कि जी साउथ एशिया की पूरी जो मार्केट है उसको फीड कर सकता है, तो हम $1.5 बिलियन की अभी भी सब्जियां और फ्रूट बाहर से लेके आते हैं। तो उसके अंदर ये है कि मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ 150 अरब का आपका वाइट चना आता है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर बाहर से लोग आके टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। मैंने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मेरे सवाल की तिश्नगी अभी बाकी है कि ब्यूरोक्रेसी जिसको डरी हुई बैठी है, स्पेशली फवाद हसन फवाद आल मलिक की गिरफ्तारी के बाद वो डरी हुई बैठी है, डिसीजन नहीं ले रही। और आपको भी बड़े अच्छे से पता है कि सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेसी का वही किरदार है रीढ़ की हड्डी तक, क्योंकि अगर वो रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, वो सिस्टम में उनके साथ नहीं चलेगी, तो एक कंफर्ट जोन नहीं बन सकेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार तनवीर इलियास खान साहब, चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम सवाल उनसे कर रहे हैं। सरदार साहब, फिर वही सवाल, ब्यूरोक्रेसी पे आप नहीं आ रहे, उनको कोई तंबी की है, समझाया है, उनको कॉन्फ्रेंस दिया है, क्या किया है? क्योंकि स्टार्ट में हमने आपकी हुकूमत के आने के बाद स्टार्ट में ही हमने एक देख भी लिया कि कलम छोड़ हड़ताल एक हो गई थी, जिसके बाद ब्यूरोक्रेसी बहुत से मामलात में हमें भी इन हाउस वज़रा वगैरह से बात होती है तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। तो ब्यूरोक्रेसी को इस पेज पे रखने के लिए, कॉन्फ्रेंस देने के लिए, हल्लाशेरी रखने के लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की हुई है? देखिए, एक चीज़ जो है ना ओवरऑल एज ए नेशन हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। ठीक, और अंग्रेज़ ने ब्यूरोक्रेटिक्स जो स्ट्रक्चर बनाया था वो इसलिए बनाया था कि हम चूँकि उनकी कॉलोनी थी, उन्होंने हमें रूल करना था। जबकि जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर उनके अपने यहाँ है, जो आज भी मौजूद है, वो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट का मतलब ये होता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। तो उस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन तो यहाँ पे शायद मतलब है थ्योरेटिकल तो होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चंद आपने मिसालें दी कि गिरफ्तारियाँ होती हैं या किसी के साथ इस तरह हुआ माजी में, लेकिन आप ये देखें कि ऐसे भी लोग हैं कि जिनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि वो किसी सीट के ऊपर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीज़न के अंदर, सेंटर में जब आते हैं और वो जब पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं या किसी मिनिस्ट्री में होते हैं, सेक्रेटरीट में होते हैं, तो वो करते हैं तो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अपनी निजी महफिलों के अंदर, पब्लिक जगहों के अंदर लोग कहते हैं जी ये फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है, इसके दरवाजे खुले हुए हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि जब तक आदमी उस सीट के ऊपर बैठा होता है उसको चाहिए कि वो अपने दरवाजे खुले रखे, और जब तक आप कोई एक्सेस कोई ऐसी चीज़ में नहीं करते, कोई अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते, कोई ऐसा काम नहीं करते, तो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी को डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो एक उनको इस मुल्क के लॉ ने उनको एक प्रिस्क्राइब किया है प्रोसीजर, उसके अंदर रहते हुए आप अगर मुल्क और कौम की भलाई में कोई चीज़ करते हैं तो उसमें तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी अपने ज़ाती काम के लिए या कोई और उसने अगर बेनिफिट लिया होगा तो उसमें तो बंदे को डर होना चाहिए।
लेकिन बंदे को ये सोचना चाहिए कि जी इस मुल्क ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। उस सीट के ऊपर वो बैठा होता है, उसको कितने बेनिफिट मिल रहे होते हैं। सही। आप ये देखें कि उसी की इक्वल एजुकेशन के लोग, कई लोग शायद बहुत ख्वार हो रहे हो। सही। तो उस सीट के ऊपर जब आप 17 ग्रेड के अंदर 18 एंड ऑनवर्ड्स में जब आते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट और जो मुल्क आपको बेनिफिट दे रहा होता है, तो मेरा ख्याल है वापस हमारा भी काम है कि अपने मुल्क और कौम को कुछ लौटाएं। सरदार साहब, पंजाब एक ज़रई सूबा है, टू सम एक्सटेंड पूरे पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से अगर बात की जाए तो अनाज का बहुत बड़ा मामला ना सिर्फ एक्सपोर्ट होता है बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई होता है। लेकिन हमने पिछले दिनों कुछ इस तरह के इंसिडेंट देखे, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के आने के बाद किसानों ने अपनी फसलें तक जलाई हैं, एहतजाज किया है, रोड्स ब्लॉक किए हैं, चेयरिंग क्रॉस में भी जाके इकट्ठे हुए हैं। आप पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन लोगों को आप किस तरह लूप में रखेंगे? उन्हें बताएंगे कि हम अवाम दोस्त पॉलिसी ला रहे हैं, किसान दोस्त पॉलिसी ला रहे हैं। अब आपकी जो गन्ने की ट्रॉलियाँ हैं वो 15-15, 16-16 दिन तक हाईवेज के ऊपर नहीं खड़ी होंगी, शुगर मिल्स की नोडिंग में इंतजार नहीं करेंगी, आपको पेमेंट का सारा शेड्यूल है। और ये सब चीज़ें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से किसान ने मज़ीद खेत से उगरवाई निकलवानी है, मज़ीद उसने कुछ चीज़ बोनी है और मज़ीद फिर तकसीम करनी है। तो जब हम ये देखते हैं कि फसलों को किसान आग लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखा इतना, बहस वगैरह ज़रूर होती थी, कहा जाता था कि यूरिया की खाद के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास के हवाले से हमें थोड़ा सा कंफर्ट किया जाए। किसानों को आप किस तरह, क्योंकि ये आपका मेन पॉइंट होगा अगर ट्रेड करनी है। ये जो किसानों का अभी रिसेंट एहतजाज था ना, इस तरह के एहतजाज पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं। मैं चूँकि अभी इंटर गवर्नमेंट के अंदर एग्रीकल्चर भी मेरे पास था, तो जो किसानों के पंजाब के अंदर 2-3 ग्रुप पे मेरा सबके साथ बड़ा क्लोज रब्ता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जो उनके जो मसाइल थे उनके लिए मैं जिस जगह पे वो कहते थे हम उस डिस्ट्रिक्ट तक जाते थे कि जी उसको जाके देखना है कि हम कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो लोगों को बाज़ औक़ात उनको राइटली प्राइसेस नहीं मिलती, इसका मुझे ज़ाती तौर पे एहसास है। और चूँकि फूड मिनिस्ट्री भी मेरे पास थी तो हमने बड़ा इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन भी थी, हमने मिनिस्ट्री भी हमने मोबिलाइज़ की। तो जो देखें, गन्ने की क्रशिंग शुरू होती है अक्टूबर से मार्च तक और मैक्सिमम अप्रैल तक जाती है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये अक्टूबर से लेकर जो मार्च अप्रैल तक का टाइम होता है, इसके अंदर आपको फार्मर को क्लियर कर लेना चाहिए। एज़ फार एज देखें, जो आपके पास जो गंदम की प्राइस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ पे 900 है, हमारे पास यहाँ पे 1300 है। उस वक्त महकमे की रिकमेंडेशन थी कि हम प्राइस रिड्यूस करें, मैंने इसके साथ एग्री नहीं किया था। अगरचे हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वीट इस वक्त बहुत माशाल्लाह अच्छी फसल हो रही है, लेकिन हमें वीट की बाई प्रोडक्ट्स भी बनानी है और हमें इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि जी इसको कैसे बेटर इसकी प्राइस ली जा सके। फार्मर्स के जो इश्यूज़ हैं उसका मुझे ज़ाती तौर पे इदराक है। देखें, टमाटर के हवाले से हमारे उस लेवल पे स्पेशली साउथ में हमारे कोल्ड स्टोरेज नहीं बनी। मैं खुद बावलपुर में गया, हमने किलोमीटर के हिसाब से देखा कि ये फसल तैयार हुई है, आ रही है। अब वो अगर किसी ख़ास ठिकाने पे टाइमली नहीं पहुंचती तो उस फार्मर का नुकसान हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूं कि जी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यार का मुस्तहिक है तो वो पंजाब का फार्मर है और उसके बाद सिंध का फार्मर होगा। मुल्क की पूरी ग़िज़ाई ज़रूरियात का 75% आपका ये फार्मर दे रहा है। सही। हमने फार्मर की पेन को समझना है कि उन चीज़ों को कैसे एड्रेस करना है। इसमें स्पेशली उनका जो रेलिवेंट एरिया है हमारा ट्रेड के हवाले से, हम दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये जो पोटैटो है ये भी आपका माशाल्लाह, ये हमारा ओकाड़ा, दीपालपुर, इन तहसीलों के अंदर बहुत अच्छी हो रही है फसल। तो इसका भी ये होता है कि ये चूँकि 3-4 दिन अगर इसको लग जाए मार्केट के अंदर तो इनके ख़राब होने के चांसेस हैं। ज़िम्मेदार को जब टाइमली चीज़ें पे नहीं की जाती, मिडिल मैन का बहुत बड़ा इशू है। चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम यहाँ पे इनकी मंडियाँ शुरू करने का एक प्रोग्राम शुरू किया था, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो मंडियाँ नहीं बन सकी, क्योंकि 35-36 डिस्ट्रिक्ट के जब तक डिप्टी कमिश्नर उस सारे का लिख के ना भेजें तो इनकी प्रॉपर मार्केट्स बन जाएं। उस मार्केट्स के अंदर जो तरीक़ाकार जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है उसके अंदर कुछ शायद हमें तब्दीलियाँ करनी पड़े। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो फार्मर है वो किसी सूरत हट न हो, उसको आपने उसकी हर वो चीज़ सुननी है जो सुनने के काबिल है, तो तभी आपका मुल्क खुशहाल होगा। सरदार साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको कुछ होप्स ऐसी लग रही है कि पाकिस्तान में आज तक जो चीज़ बढ़ी है वो कम कभी नहीं हुई, रेयर केसेस में कुछ हो गया? आपको ऐसा लगता है कि महंगाई, बेरोज़गारी में कमी होने जा रही है आने वाले वक्त में? लोग अपने ग्रॉसरी के बजट, अपनी दीगर जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें, उसको अब दोबारा से कम पैसों में देख सकेंगे? क्योंकि 5 महीने में एक बार हिल गई आवाम, स्पेशली वो कमज़ोर तबका जिसकी $2.5 है रोज़ की इनकम, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी रिलीफ के लिए इमीडिएट जो पैकेज आमतौर पर नई हुकूमत से रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं आया। मैं इसकी एक सलमान साहब आपको एक मिसाल दूं कि आप ये देखें कि हम कितने बदकिस्मत लोग हैं
कि रमज़ान के अंदर हम सारे सवाब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो पहला रोज़ा ही आता है तो आपकी फ्रूट्स की प्राइस है, आपकी दूध की प्राइस है, आपकी दही लस्सी की प्राइस जो लोग यूज़ करते हैं रमज़ान के अंदर कॉमन होती हैं। तो हम एक तरफ बहुत सवाब कमाना चाहते हैं, हम अक्सर नफल भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम प्राइस को कहाँ पे रखते हैं? हम उसको आम आदमी की रीच से बाहर लेके जाते हैं कि आम आदमी अच्छे अंदाज से रोज़ा रख सके और उसको इफ्तार कर सके। तो ये हमारा एक ऐसे कल्चर है जिसको हमें शायद लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है, ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, आप वर्कशॉप्स करें, सेमिनार्स करें। देखिए, एक प्राइस वो होती है महंगाई, जो कुछ ख़ास फैक्टर होते हैं प्राइस ऊपर चली गई। एक वो होता है आर्टिफिशियल बूम जो दिया जाता है और जो बीच में लोग बैठे होते हैं, जो ब्लैक मार्केटियर होते हैं, कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे तो कोई अननेसेसरी चीज़ हुई होगी वो तो नीचे ले जाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन फैक्टर से प्राइस ऊपर आ गई तो देखिए मार्केटें दुनिया कैसे चलती है कि आप लोगों की इनकम बढ़ाने की बात करते हैं, आप लोगों की बाइंग पावर बढ़ाते हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त जो है, अगर इसका एक बड़ा तबका जो है ना लोअर मिडिल से अपर मिडिल की तरफ आ रहा है, ये बड़ा किसी भी मार्केट का एक बहुत हेल्दी साइन होता है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में हम ये करना चाहेंगे कि जी लोगों की बाइंग पावर को बढ़ाया जाए। अगर किसी जगह पर गैर ज़रूरी तौर पे किसी ने प्राइस को किया हुआ है और वो नोटिस में आती है तो उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे, लेकिन लोगों की बाइंग पावर बढ़ाई जाए। और बाइंग पावर का एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और दुनिया की जितनी भी इकॉनमी स्टडी करेंगे वो इसी तरह जाके आगे बढ़े। अच्छा, आपने ज़ाहिर बात अपने फुट स्टेप्स की मैपिंग तो की होगी कि हमने पहले यहाँ काम करना है, फिर यहाँ काम करना है। आपकी टीम के दीगर मेंबरान में कौन है? एक तो आपके वजीर हैं मियां असलम इकबाल साहब जी, और कौन कौन है जिनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं? मियां साहब का चूँकि हमारा ये जो पंजाब बोर्ड है ये चूँकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसके अंदर बाहर से भी मेंबरान लिए जाते हैं। तो हमारा चूँकि इंडस्ट्री के साथ जो रेलिवेंसी होती है तो मियां साहब वहाँ पे एहसन इकबाल साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उनकी रेलिवेंसी होती है। जो पंजाब बोर्ड का इस वक्त जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक चेयरमैन होता है जो पहले ज़्यादा टाइम इसका को 3 दफ़ा मेरा हाल है शहबाज शरीफ साहब खुद चेयरमैन रहे, तो उसके अलावा 2-3 दफ़ा इन्होंने चेयरमैन लगाए भी, कोई वाइस चेयरमैन भी इन्होंने लगाए। तो इस बोर्ड के अंदर प्राइवेट सेक्टर से भी लोग लिए जाते हैं और गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं जो मेंबरान होते हैं, और ये बोर्ड इंडिपेंडेंट डिसीजन करता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप करना है नए, वो भी आप लोगों का ही काम है? वो हम जो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, वो कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो मैंने कहा कि मियां एहसन इकबाल साहब से रेलिवेंट होगा कि हमने जोन बनाने हैं, वो लेके जाएंगे। कुछ हम प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने खुद रखेंगे। कुछ चीज़ें जो मैंने कहा कि वफाक से रेलिवेंट है, आज महकमा मुझे जो प्रपोजल दे रहा था, देखें जो FBR रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। अब आप बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कोई मशीनरी आ रही है, आपने किसी एरिया में अगर आपने टैक्स के अंदर इनकम टैक्स में अगर छूट देनी है तो वो FBR का काम है। वो हमारा जो PRA है, मतलब प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी नहीं करती, वो फिर FBR करती है। यानी वन विंडो ही है। अगर वापडा को कोई मसला है, गैस का कोई मसला है, करवाना चाहेंगे। ये चीजें अभी ये है नहीं ना, इसको हम अभी करना चाहेंगे। अगर ये होती तो फिर तो मसला ही खत्म हो जाता। टाइम फ्रेम तो देना, आवाम सुन रही है। मैं ये कहता हूँ कि आपको इंशाल्लाह 4-6 महीने के अंदर इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नजर आएंगी कि हम इस सारे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये कि पंजाब बोर्ड ऑफ जो ये हमारा वाला है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, ये 2009 में बना है। ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर साहब के पास इसका चार्ज था। हमारा इतना बड़ा प्रोविंस है, अटक से लेके सादकाबाद तक जो चीज़ें चीफ मिनिस्टर खुद करना चाहेंगे ना, वो कभी नहीं होती। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक वाक़या सुनाऊं कि मैं अपनी मिनिस्ट्री के दौरान बावलपुर गया, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के MD को मैंने बुलाया, चूँकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंडर वो आते थे। तो मैंने उनको कहा जी बताएं क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि जी 1971 में ये अथॉरिटी बनी है, आज तक कुछ लोग रिटायर हो गए लेकिन वो रेगुलराइज नहीं हो सके। तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी ये चूँकि इसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर के पास टाइम ही नहीं होता। तो इसके इजलास ही आज तक 1971 से लेके टिल टू डेट सिर्फ 4 इजलास हुए। इसी तरह अगर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर CM ने खुद हेड करना है तो CM के पास कौन सा टाइम होगा इतने बड़े प्रोविंस के अंदर कि वो इसके चेयर कर सके। तो अब इस इदारे के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग की जहाँ पे ज़रूरत है, देखें इस वक्त इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। वहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद है, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मौजूद है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मौजूद है। हमने एक स्ट्रक्चर तो दे दिया। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की बात की है, उनको हम साइड पर तो नहीं कर सकते, जारी बात है उनकी नोडिंग और उनके कंसेंसस भी शामिल हो गए, लेकिन उनका इस हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जहन क्या है, इस पर बात कर देंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। सरदार तनवीर इलियास खान साहब, चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मुख्तलिफ सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं। होस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, कहना उनका ये है कि 4 से 5 महीने में इन्वेस्टमेंट के हवाले से और स्पेशली ट्रेड के हवाले से 4 से 5 महीने में बहुत बड़ी तब्दीली वो पंजाब में देख रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आवाम खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएगी और होप्स वो ये दे रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, वक्त के साथ साथ ये कम ही होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, स्पेशली इनके बोर्ड को थोड़ा वक्त दिया जाए। सरदार साहब, अभी आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो किस किस जगह पे इतनी तवज्जो देंगे। खान साहब की तकारीर हो, खान साहब का कॉन्फिडेंस हो, उस्मान बुज़दार साहब के मुतालिक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि ईमानदार है, मान लिया। वो कहते हैं कि अपने एहसासे नहीं बनाएगा, ये भी मान लिया। वो ये कहते हैं कि गरीब तबके की मुश्किलात जानते हैं, प्रॉब्लम जानते हैं। आम तौर पर किसी भी पॉलिटिशियन से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि भाई अपने एहसास नहीं बनाएगा, ये नहीं करेगा। आपकी उनसे मुलाकात रहती है, आप लगता है कि वो इतना फ्यूचर ओरिएंटेड हैं उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से कि आप वाकई कहें कि हाँ, सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जिस पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, वो आपकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने देगा और उसके लिए आपको इतना कंफर्ट माहौल फराहम करेंगे कि आप जो 4 से 5 महीने का वादा कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी मच अर्ली, मगर फिर भी मैं खुश हूँ कि आपने ये वादा किया है मेरे सामने और अब मैन ऑफ कमिटमेंट ही नजर आए जितना आपका प्रोफाइल मैंने देखा है। अब लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब इतने कमिटेड हैं? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो बहुत कमिटेड है इसके ऊपर, और उनके ऊपर जो इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है और जो वो अप्रिशिएट करते हैं पब्लिकली, वो बेजा नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं जो अभी थोड़ी देर बात कर रहा था कि एक हम माजी में देखते हैं कि कुछ ग्लैमर होता है, कुछ मीडिया चीज़ें, लेकिन आप पिछले टाइम के अंदर देखें कि मिनिस्टर्स को कितनी पावर्स दी जाती थी या कितने मिनिस्टर थे जिनके पास पावर्स थी। मतलब पिछला गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, चूँकि मैंने इंटर्म गवर्नमेंट के अंदर भी काम करके दिया, 3-4 मिनिस्टर के अलावा बाकी मिनिस्टर्स की तो कुछ सुनता नहीं था। बहुत सारे मिनिस्टर्स के तो फ़ोन नहीं सुने जाते थे। देखिए, जो इस वक्त सरदार उस्मान बुज़दार हैं वो डिसेंट्रलाइजिंग कर रहे हैं, वो पावर्स दे रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। आप ये देखें कि मिनिस्टर्स के ऊपर चीज़ें इम्पोज नहीं हो रही, मिनिस्टर्स को पूरी पावर्स दी जा रही है कि जी आप काम करें। देखिए, इतने बड़े प्रोविंस के अंदर आपका 11 करोड़ का प्रोविंस है। आप मैं जो अभी बात कर रहा था एटिक से लेके जब आप सादकाबाद बावलपुर में आप जाते हैं, बहुत बड़ा प्रोविंस है, और इसमें जब तक आप डिसेंट्रलाइजिंग नहीं करें, मतलब मैं कितना ही सुपर नेचुरल क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मेरी एक लिमिटेशन दूंगी, मैं कितने घंटे काम कर सकूंगा, मैं किस डिस्ट्रिक्ट तक जा सकूंगा, आप सारे डिवीजन तक भी नहीं जा सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो टीम के ऊपर एतमाद कर रहे हैं। और वो अब जो आगे चीज़ें जो मैं कह रहा था कि आने वाले दिनों में नजर आएंगी कि इस वक्त मिनिस्टर्स के कामों में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है जो माजी में हो रहा था। और उसमें माजी में यह है कि मिनिस्टर्स को बिल्कुल नहीं सुनेंगे, इस वक्त उनको फुली इख्तियार है। और वो मेरा ख्याल है कि अब ये आप देखें कि माजी में कभी हुआ कि मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस कभी डिबेट हुई हो या सामने आई हो, कौन सा मिनिस्टर ऑफिस आता है या कौन सा मिनिस्टर ऑफिस नहीं आता, किस मिनिस्टर की परसेंटेज 40 है और किसकी 50 है। तो ये गवर्नमेंट आपके सामने खुद पब्लिक के सामने चीज़ें लेके आ रही है, उनको हाइड नहीं कर रही, बता रही है कि जी जो काम नहीं कर रहा होगा हम आपके सामने रख देंगे, उसको खुद भी देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है मैं समझता हूँ। और इतने बड़े प्रोविंस के अंदर पंजाब में ये चीज़ें जो है ना बहुत बेहतर होंगी, और इसमें यह कि कवर नहीं होगा कि कोई कॉस्मेटिक लगा के चीज़ों को मतलब छुपाया जाए। खान साहब का एक दावा रहा जिसकी बिना पर अभी तक तो उनको अपोजिशन की तरफ से काफ़ी तनकीद मिल रही, वो थे 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ। आज की तारीख में तो ये ख्वाब की हद तक लगता है। आपको लगता है कि 5 साल में खान साहब का ये दावा फुलफिल हो सकेगा? और जब तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता तो आप क्या समझते हैं कि ये पंजाब की हद तक, किस हद तक ये फुलफिल हो सकेगा? यानी खान साहब का ये वादा वाकई ट्रू है, मबनी है, इन्वेस्टर ऐसा है आपके पास? देखिए, जो साउथ का है ना प्रोविंस के हवाले से, उसमें तो चूँकि बहुत सारी जगहों पे आपको उतनी मेजॉरिटी चाहिए होती है जो असेंबली रिलेटेड या पार्लियामेंट ने डिसीजन करने, वो तो एक चीज़ है। एज फार एज जो साउथ की डिप्राइवमेंट है वो तो एक फैक्ट है। आपकी साउथ की कंट्रीब्यूशन देखें टूवर्ड्स जो इकॉनमी है आपकी सबसे बड़ी मेजर जो एक्सपोर्ट है वो कपास की है, वो सारी की सारी साउथ में होती है। तो उसमें यह कि हमको 1.5 लाख के करीब सिर्फ यहाँ पे जंग के अंदर मतलब कर रहे हैं, बाकी सारे के सारा आप उस रीजन के अंदर चले जाएँ। इसमें ऐसे है कि जो 1 करोड़ नौकरियाँ जो मैं बात कर रहा था कि ये प्राइवेट सेक्टर ने देनी है। 50 लाख जो घरों का जो टारगेट है ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है हमारे जैसे मुल्क के अंदर। आप ये देखेंगे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इस वक्त 10% भी नहीं हुई है। यानी कहीं और अनिल मुसरत है हमारे पास? नहीं, देखिए अनिल मुसरत की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे आपके लोगों को आप चांस देंगे तो बहुत सारे लोग उसके अंदर आ जाएंगे। जो उन्होंने अनिल मुसरत साहब ने कंट्रीब्यूट करना वो आपने कर लें, लेकिन कोई भी ABC उठ के अगर करना चाहे तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अंदर ये है कि ये जो आपके 50 लाख घर हैं ना,
आप सिर्फ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के पास देख लें कि कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग है कि लोगों को घर चाहिए जो उनके अपने एम्प्लॉइज़ हैं। आपकी इसी तरह आप प्रोविंसेस के अंदर आप आ जाएं, लोगों के पास घर नहीं है। घर हर आदमी की रिक्वायरमेंट है, वो 3 मरले का हो या 5 मरले का हो, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो 5 मिलियन का टारगेट है, ये जो भी आएगा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ये इंशाल्लाह इन 5 सालों के अंदर अचीव हो जाएगा। जो 1 करोड़ नौकरियाँ या इससे प्लस की नौकरियाँ, देखें बंदे को कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना है। आपने अगर माशरे को क्राइम फ्री करना है तो उसको एक बाइज्जत रोज़गार दे दें, और वो बाइज्जत रोज़गार हमेशा प्राइवेट सेक्टर देखता है। आप देखें अमेरिका जैसी इकॉनमी जो है वो अगर लोगों को जॉब नहीं दे सकती तो कोई तरक्की पजीर मुल्क नहीं दे सकता। सही। जॉब क्रिएट होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ होगी। आप बड़े बड़े बिजनेस शुरू करेंगे, आप बड़े प्लांट्स लगाएंगे, आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि लोगों को जॉब मिलेगी। आप अपने मार्केट के अपने स्टेटस देखें ना कि जिस जगह पे जाके कोई प्लांट लग जाता है, फैक्ट्री लग जाती है, वहाँ डिस्पेंसरी बननी शुरू हो जाती है, मस्जिद बननी शुरू हो जाती है, कितने लोगों का उसके साथ रोज़गार अटैच हो जाता है। तो ये एनवायरनमेंट हम कोशिश करेंगे कि इसको उन पुराने मतलब सिस्टम से निकल के अच्छे सिस्टम्स के साथ हम अपने इंडस्ट्रियल नए जोन, जो मैं कह रहा था कि पंजाब में 10 प्लस को 11 के करीब है हमारी जो टोटल है, लेकिन इस वक्त वो नाकाफ़ी है। मैंने लास्ट टाइम आज से 6 महीने पहले ये कहा था कि सुंदर के अंदर जो इस वक्त 1 एकड़ के प्लाट की प्राइस है, वहाँ पे यूनिट नहीं लगाया जा सकता। देखिए हमारे मुल्क में क्या होता है कि किसी के पास अगर 4 करोड़ या 5 करोड़ है, वो सीधा उठेगा जाके एक प्लाट में इन्वेस्ट कर लेगा। सही। अब जो प्लाट की अप्रिसिएशन है वो दुनिया के किसी मुल्क में इतनी नहीं होती जो हमारे पास है। लेकिन यही आदमी अगर 4-5 करोड़ अगर चाइना में किसी के पास होंगे तो वो एक छोटा सा कारखाना लगा देगा। जब वो कारखाना लगेगा तो उसमें 10 लोगों को जॉब मिल जाएगी। सही। तो इसलिए हमने लोगों को डाइवर्ट करना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, बिजनेस की तरफ जाएं, ना कि वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करके तो बैठ जाए। इकोनॉमिक जोन की आपने बात की, आपने कहा 10 हैं या 10 के 11 हैं जो अभी नाकाफ़ी हैं। आपने 5-6 महीने बोला हम साल देते हैं। अवाम ये जानना चाहती है कि क्या आप लोगों ने अपना पेपर वर्क कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया कि अब कहाँ नए इकोनॉमिक जोन बनने, स्पेशली आपके इदारे की जानिब से? देखिए हमारे इदारे के पास कुछ उनके पास आउटलाइन तो मौजूद है, कुछ मैंने आज आज चार्ज लिया है, मैंने उनसे बात की है। मैंने कहा जी हमने आगे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इसको लेके चलना है। मैंने उनको एक तो ये क्लियर कहा कि जी ये सारा टीम वर्क होता है, कोई इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। जो हमने करना है एज ए टीम काम कर रहे हैं। जो ऊपर बैठा होता है उसकी कामयाबी सारी टीम की कामयाबी है, और अगर नीचे से किसी की नाकामी है तो उसकी भी नाकामी है। तो हमने मिल के चलना है, एज ए टीम काम करना है और नए एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई करने। अब इसके अंदर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रेलिवेंट होता है। मैंने चाइना का मॉडल काफ़ी स्टडी किया हुआ है इसके ऊपर। देखिए जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। देखिए आपके अर्बन एरियाज़ पे दबाव बढ़ रहा है, आपके ये शहर सारे फैल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। जितनी अर्बनाइजेशन के ऊपर प्रेशर होता है वो इसलिए होता है कि हर आदमी ये चाहता है कि उसके बच्चा बीमार हो तो उसको डॉक्टर मिल जाए, उसको कहीं जॉब मिल जाए। तो आप जब इस इंडस्ट्री को इसको बाहर ले जाते हैं रिमोट एरिया की तरफ, तो इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि उसके जो अलाइड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। वहाँ पे डिस्पेंसरी बन जाती है, कोई छोटा अस्पताल बन जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, उसको जॉब मिल गई तो उसको शहर में आके धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। तो वो वहाँ पे खुश रहेगा। और ये मॉडल चाइना के अंदर बड़ा उनका मतलब है कि एग्जाम्पलरी रहा है कि उन्होंने ये मॉडल इसके ऊपर काम किया अपने रिमोट एरियाज़ को, ताकि शहरों के ऊपर दबाव कम हो। तो हमारे पास भी इस वक्त आप देखें जितने बड़े शहर हैं, स्पेशली यहाँ पे लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, पिंडी हो गया, इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। तो यहाँ से इनको दबाव हटाने के लिए हमने बाकी जो इकोनॉमिक जोन से हमने एक्सप्लोर करने की इन एरियाज़ के अंदर, प्लस ये है कि जी उसकी इलाके की भी डेवलपमेंट होगी, लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, तो इसको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। सरदार साहब हमने माजी में देखा सुबह अपनी तई स्पेशली पंजाब के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मांगते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है, खैर उसके के मैक्सिमम स्कैंडलाइज ही हुई। आप ट्रेन ऑरेंज ट्रेन मनसूबा देख लें, ये कूड़ा उठाने वाला जो देख लें, टर्की के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब एक तो वीज़ा पॉलिसी अब नरम हुई है कि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, लेकिन जब वीज़ा लेने के बाद इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता ना तो उसको एयरपोर्ट पे ही बहुत ज़्यादा हर्डल्स हो जाती हैं। FI एक, इमिग्रेशन दूसरा, कस्टम तीसरा, फिर जो एयरलाइंस के दूसरे मामलात हैं, यानी इंसान इतना सफोकेट हो जाता है, इतना सफोकेट होता है, उसका दिल उचाड़ हो जाता है। यानी वो जितने अरसा रहने के लिए इधर आया ना, वो उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाता कि फिर वो उसको पहला इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिलता है, जिसकी बिना पे हम वो सॉफ्टवेयर में जिसको नहीं दिखा पाते, जो दरअसल पाकिस्तान का हकीकी सरमाया है,
उसके लिए आपको पता है कि आपने किस किस डिपार्टमेंट से बात करनी है, क्योंकि आपको स्टार्ट तो वहीं से होना कि एंट्रेंस पॉइंट कौन सा, हमारा एंट्री पॉइंट जो है वहाँ इन्वेस्टर को किस तरह आप पुरसुकून रखेंगे कि वो हाँ इस मुल्क के अंदर आए, सिस्टम को देखे, वन विंडो ऑपरेशन को देखे और फिर पैसा खर्च करे। देखिए इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग, जिसकी आज लोगों के पास एक सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयरनेस है, लोग बात का माजी की चीज़ें निकाल के रखते भी हैं, दिखाते भी हैं, कंपेयर उसकी स्टडीज़ भी दिखाते। 60s में पाकिस्तान में कितनी एयरलाइंस आती थी, 70s में कितनी आती थी, 80s में कितनी आती, आज कितनी है। हम मतलब है वो बदनसीब है कि हम पीछे जा रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये सारी चीज़ें हैं, आप तुर्की का मॉडल देख लें कि तुर्की का पिछले 10 साल के अंदर हमारे तो पूरे का जहाज ही जर्मनी में चला गया। तो उसमें ये है कि 3 महीने बाद पता चला जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई। हमारे सामने मिसाल है कि मलेशिया कब आज़ाद हुआ और वो कहाँ पे पहुँच गया, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ और कब पहुँच गया। मतलब ये लोग हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन हम उनके लेवल पे भी नहीं है। अगर आप अपने मुल्क का साइज़ देखें, पोटेंशियल देखें, हर एतबार से जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है वो हमारे पास उन मुल्कों से कई 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं और पीछे गए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, देखें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जो आपका इन्वेस्टर है ना, पहले तो ये है कि वो आपके मुल्क का जब वीज़ा लेता है वो फ़ी देता है। सही, वहाँ पे आपको एक रेवेन्यू हो गया कि उसने आपके मुल्क का वीज़ा लिया, उसने फ़ी। फिर मुमकिन है कि वो हमारी एयरलाइन से ट्रैवल करे, वो एयरलाइन के थ्रू आपको कंट्रीब्यूशन हो गई या उसने टिकट ले लिया, वो आपके मुल्क में आता है, होटल में जाता है, लीमो रेंट करता है, कुछ करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कहीं ना कहीं टारगेट इतना आसान नहीं है जी, किसी न किसी की इनकम जनरेट हो रही होती है। लेकिन हमने इस चीज़ को देखें, दुनिया सारी में एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है ना वेलकम, जिन मुल्कों को हमारी जैसी FDI चाहिए होती है ना, FDI को लेने के लिए बड़े प्लेजेंट चेहरा वहाँ पे रखना होता है कि जी बंदा आए, आपका वेलकमिंग चेहरा हो, कि आप उसको वेलकम करें, उसके इश्यूज जो है उसको एड्रेस करें, तो वो तभी अट्रैक्ट होगा। सरदार साहब आखिर में सवाल, बल्कि क्लोजिंग नोट ही है ये, इतना बड़ा एक्सपोजर आपका, बैनुल-अक़वामी कारोबारी आप शख्सियत हैं, पाकिस्तान में आपने नए इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए, आप खुद आए इस मुल्क में, और जब से ही आपने चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड का संभाला तो $1 अरब की इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का जो मुस्तकबिल है वो हाई है, यानी आने वाले वक्त में हम खुशहाली देख सकेंगे, मज़ीद बेहतर पाकिस्तान, मज़ीद बेहतर पंजाब देख सकेंगे? देखिए एक तो आइंदा मैंने जो कहा ना कि इंशाल्लाह चीज़ें नज़र आएंगी, कि मैंने आज महकमे को ये कहा है कि जी इसके अंदर मैक्सिमम जितनी हम इंफॉर्मेशन डिजिटलाइज कर सकें ना, कि उसको वहाँ कोई इन्वेस्टर बैठा हुआ है दुनिया के किसी कॉर्नर में, वो इसको क्लिक करे, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की साइट पे जाए। अच्छा, कि उसको सारी चीज़ें वहाँ मिलें कि जी हम क्या कर रहे हैं। प्लस ये कि हम फिजिबिलिटीज़ खुद तैयार करें, हम उनको कहें जी कि आप इस सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, इसमें ये पोटेंशियल है, इस सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, ये पोटेंशियल है, हम उनके लिए ये तैयार करके रखेंगे। इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, उसके लिए कोई इश्यू नहीं होगा, हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। देखिए इसके अंदर ये है कि जो महकमा है ना, वो अगर करना चाहे तो उसके लिए ये है कि कोई बड़ी बात नहीं है जो दुनिया में ये चीज़ है। मैंने आज मैं बोर्ड के अंदर उनको एक मैंने मिसाल दी कि मैं एक जगह पे गया, बाहर इसी तरह का इदारा है जिस तरह हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ये इदारा है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्कीम रखी हुई है प्लेटिनियम, उसके ख़ास चार्जेस रखे हुए हैं कि जी अगर आप प्लेटिनियम के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपका सारे का सारा प्रोसेस A to Z एवरीथिंग जो है वो आपको 45 डेज़ में दे देंगे। लेकिन अगर आपको रूटीन की फ़ीस करके करना चाहते हैं जिस तरह एक होता है, तो आप बेशक उसके थ्रू भी आ जाए। तो आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया में स्पेशल लाउंजेस बनाए जाते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें अट्रैक्ट की जाती हैं। तो हम भी ये देखेंगे कि यहाँ देखें, हम जो $5 मिलियन लेके आ रहा है, या हमारा लोकल कोई बिजनेसमैन आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी हाजिर हैं हर वक्त। और अगर कोई बाहर से आता है तो हम उसके लिए भी देखेंगे। मेरी अपनी ये रिकमेंडेशन होगी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए अगर किसी जगह पे कानून साजी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह ये करवाएंगे कि वो बेशक असेंबलियों से करवाएं इसको, लेकिन इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर हो जाए, उसको कॉन्फिडेंस हो कि जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, मैं अपने बिजनेस को यहाँ बढ़ाने आ रहा हूँ। तो हम इंशाल्लाह लोगों को हर मुमकिन एतमाद देंगे। बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास खान साहब। सरदार तनवीर इलियास खान हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्पेशल है ताकि हम वो स्पेशल एस्पेक्ट जान सकें इस पंजाब हुकूमत के हवाले से, पाकिस्तान में जो हुकूमत के जो दावे हैं उनके हवाले से। तो इसलिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड एंड ट्रेड, जो बता रहे थे कि अगले 5 से 6 महीने में वो देखेंगे कि जो कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से वो इम्प्लीमेंट होता भी नजर आएगा। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।